चलते हैं विधानसभा सत्र में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण दिया और फिर उसमें जो आचरण देखने को मिला, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। मुझे आश्चर्य होता है, अच्छी चीजें सीखी जाती हैं, अच्छी चीजों को स्वीकारा जाता है, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिलता है। अच्छी चीजों को छोड़ा जाता है और बुरी चीजों को परिपाटी मान करके और बुरा कैसे किया जा सके इसकी एक प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है। लोकतंत्र के लिए भी और साथ साथ सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे न लोकतंत्र मजबूत होने वाला है और न ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब भी विश्वसनीयता के एक संकट से गुजरते हैं। उनके सामने अपनी विश्वसनीयता को प्रस्तुत करने का एक संकट खड़ा होता है। लोग हमें संदेह की नजरों से इसीलिए देखते हैं अगर किसी को गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से इन सदनों में चिल्ला देगा या जितनी उच्छृंखलता कर लेगा, इसके लिए उसकी तारीफ हो, मुझे लगता है उनकी गलतफहमी है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लेती है और ये तो हम सबका दायित्व बनता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उसको फॉलो करे, उसका अनुसरण करे और फिर उस अच्छाई के मार्ग पर जाने के लिए हर एक नागरिक प्रेरित हो। आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद वही धीरे धीरे करके उसमें क्षरण होता गया। आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वही शब्द अपमानजनक प्रतीत होने लग गया? हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और उस दिन भी जो चीज देखने को मिली, एक तो राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहां देखने को मिला, दूसरा एक महिला के प्रति जो व्यवहार था। खैर, नेता विरोधी दल को छोड़ दें तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास भी रहा है महिलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता है। और बहुत ही इन लोगों का जो इतिहास रहे हैं उसको देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे कैसे कृत्य हुए हैं। लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस तो इससे बचे रहना चाहिए, लेकिन समवेत सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार हम सबको देखने को मिला। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था या विधायिका इससे मजबूत नहीं होती है। और अगर इस प्रकार की गलत परंपराओं को हम सदन का या विधायिका का हिस्सा बनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न जनता का और न ही किसी राजनीतिक दल का। लेकिन अच्छी बात है, स्वभाव की बात है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं।
वह हमेशा कुछ न कुछ अब उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें, सही तथ्यों को बताने का प्रयास करें, वो समझेंगे नहीं। मैं परसों भी यहां पर सदन में आया था, प्रश्नकाल में मैं आया था, और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर मैं देख रहा था कि माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे थे। और ठीक बात है, जिज्ञासा है, माननीय सदस्य जब आएंगे अपनी बात रखेंगे, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास जनता आती है, जनता जिस रूप में अपनी बात को रखती है वह उसका परीक्षण किए बगैर जब हम अपनी बात को रखने लगते हैं तो लोग फिर हमारी योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। और खासतौर पर यहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में भी जो चर्चाएं चली थी, वैश्विक महामारी कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। महोदय, त्रासदी की स्थिति किस रूप में है? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 135 करोड़ की आबादी के देश को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन दिए हैं, और स्वदेशी वैक्सीन देने के साथ ही न केवल अपने नागरिकों को बल्कि अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन आपूर्ति की कार्रवाई भारत के द्वारा तेजी के साथ की जा रही है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने वैज्ञानिकों का, जिन्होंने भारत की इस उपलब्धि को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। 2 नए वैक्सीन भी आने वाले हैं, यानी पहला देश भारत होगा जो 4-4 वैक्सीन दे रहा है। आखिर देश तो वही है, देश में अंतर नहीं होता है, आखिर यही देश था। लेकिन नेतृत्व बदल जाता है तो कैसे नेतृत्व देश की तकदीर को बदल देता है। और यही बात आज से 5000 वर्ष पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से भी कहा था, जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर उनके पास गए कि पितामह कुछ तो बताइए, क्योंकि आपके साथ एक पूरी विरासत समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या है? उन्होंने एक बात कही थी, राजा कालस्य कारणम। पूरा श्लोक है, ये शांति पर्व का है। भतौरिया जी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कभी पढ़ लेना, पढ़ने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा था, कालो वा कारणम राज्यो, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। यानी क्या परिस्थितियां अपने अनुकूल राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, या कि राजा अपने समय की परिस्थितियों के रूप का निर्माण करता है। हे युधिष्ठिर, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजा ही अपने समय की परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने समय के स्वरूप का निर्धारण करता है, अपने समय का निर्माता होता है। राजा परिस्थितियों का परिणाम नहीं, वह उसका निर्माता होता है। 5000 वर्ष पहले कही गई ये बातें
आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान देखी होंगी कि कैसे भारत की तकदीर को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। कोरोना से दुनिया पूरी त्रस्त है, अभी भी है। बहुत सारी जगह जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा भी। लेकिन इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, कल्पना करिए 2014 के पहले की वही स्थिति होती, क्या होता। दिल्ली में एक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं करा पाई पिछली सरकार, देश को अपमानित कर दिया। उस समय के खेल मंत्री की क्या दुर्गति हुई और अधिकारियों को जेल अलग से जाना पड़ा है। ये लोग कोरोना से लड़ पाते हैं। और इसलिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। और मैं आभारी हूं प्रदेश के चिकित्सकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, स्वच्छता कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का। इसमें बैंक के कर्मी भी हैं, पोस्ट ऑफिसेज की भी हैं, पुलिस के कर्मी भी हैं, प्रशासन के हमारे अधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं, हर एक फील्ड के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ मेरी टीम के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जिन्होंने एक टीम वर्क का परिचय दिया। ठीक है, अलग अलग 6 फील्ड में काम किया। किसी ने राजनीतिक मंच से काम किया होगा, किसी ने अपनी पार्टी के मंच से काम किया होगा, किसी ने अपने स्तर पर काम किया होगा। और विधानमंडल से हमने कहा कि भाई देखिए, हमें मंत्रियों का पहले जो है इनकी सैलरी को 30% कम करना है। हमें स्वीकृति मिली, सहमति मिली। मान्य सदस्यों से कहा गया कि देखिए, महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, हमें विधायक निधि को स्थगित करना है। हमें सहमति मिली और इसका परिणाम था हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। महोदय, जब मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में पहला केस आया था, आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में, हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी और हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए सफदरजंग दिल्ली भेजा था। पेशेंट को भी हमें वहां करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास बेड्स नहीं थे, पता ही नहीं था बीमारी के बारे में कुछ भी। पीपी किट नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं था, कोई भी इसका पता नहीं था। तो पेशेंट को शिफ्ट करने पड़े थे। लेकिन जब हमारे पास पैसा आया, जनप्रतिनिधियों ने पैसा दिया, पब्लिक ने पैसा दिया, सीएसआर से पैसा आया, तमाम अन्य संगठनों ने पैसा दिया, सामान्य नागरिक पैसा देने के लिए आया। लखनऊ की एक माताजी मेरे पास आई, यूपी पुलिस से रिटायर थी। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति और जीवन की पूरी कमाई इस महामारी से लड़ने के लिए देना चाहती हूं। मैंने कहा, संपत्ति आप अपने पास रखिए, लेकिन पैसा आप देना चाहते हैं तो कोविड केयर फंड हमने बनाया है, इसमें हम इसको ले लेंगे। और उसने पूरा पैसा हमें उपलब्ध कराया, दोनों के लिए, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए भी और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए भी। मैं उन सबका हृदय से आभारी हूं। प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी कोरोना से कुछ जाने गई, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सभी कोरोना, जितने हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सबके द्वारा जो कार्य किया गया, उस कार्य की सराहना भी करता हूं और कार्य के प्रति उनको नमन भी करता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने का परिणाम हमारे सामने किस रूप में है? हम लोगों ने जांच की, मैं बात कर रहा था सभापति जी, तो हमारे पास एक भी 0 टेस्टिंग क्षमता थी। और आज के दिन पर हम लोगों के पास 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित किया गया। इसमें सरकार का पैसा कम,
CSR से और जन सहयोग से जो धनराशि हमें मिली उसका उपयोग हमने ज्यादा किया। लैब्स बनाई, उसके उपकरण मंगाए गए, यहां के कर्मियों की ट्रेनिंग करवाई गई और फिर उसके माध्यम से इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक उपचार के लिए पैसा लिया जा रहा था। बहुत सारी जगह वहां के लोग भी NCR में, यूपी के अंदर आ रहे थे, कोई नोएडा, कोई गाजियाबाद, कोई मेरठ। उत्तर प्रदेश में आज भी हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा दे रहे हैं। और महोदय, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। 24 करोड़ की इस आबादी में हम लोगों ने यहां पे 1.5 लाख बेड तो केवल कोविड के लिए बनाए थे, जहां पे कोविड का उपचार हो सके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। नवंबर 2020 में हमारे पास लगभग 68,000 एक्टिव केस थे और महोदय आज के सुबह की जो ताजा जो जान वो है उसमें 2,000 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं, बाकी सभी उपचार होकर के सुरक्षित घर गए। जब कोविड प्रदेश में आया था, प्रदेश के 36 जिले ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज 75 के 75 जनपदों में वेंटिलेटर भी हैं, आईसीयू बेड भी मौजूद हैं, हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर भी वहां उपलब्ध है और जहां पर बहुत अच्छी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था वहां पे हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू भी वहां प्रारंभ किया। SCPGI से, KGMU से, RML से, BHU से, एम्स दिल्ली से वर्चुअल आईसीयू भी वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध कराई गई। उस दौरान तमाम संकट भी आए, यानी लॉकडाउन प्रारंभ होता है और लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद दिल्ली से अचानक 4-5 लाख लोग वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहां उन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। यूपी बिहार के ज्यादातर लोग थे, यूपी बॉर्डर पर आए थे, हम उनको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे। हम लोगों ने वाहन की व्यवस्था करवाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां भेजी, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। फिर मामला आया, कोटा में 14,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें वहां से निकालना था। राजस्थान की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने फिर परिवहन निगम की बसें भेजी, उन्हें वहां से सुरक्षित लेकर के आई गए, उनको घरों तक पहुंचाया गया। प्रयागराज में भी 14,000 से ज्यादा बच्चे हमारे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम हुआ। देश के अलग अलग क्षेत्रों से लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, वे लोग पलायन करते गए और उत्तर प्रदेश से, अकेले उत्तर प्रदेश के लगभग 40 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश से होते हुए जाने वाले लोग शेष अन्यों की देखें तो लगभग 60 लाख होती। 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से होते हुए गए या उत्तर प्रदेश में आकर के गए। इन सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ राज्य सरकारों ने तो लेने से इनकार कर दिया था, तो जो उत्तर प्रदेश से जाएगा तो उसको 21 दिन तक, उस समय क्वारंटीन का जो पीरियड था 21 दिन का था, 21 दिन तक यहां पे रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उसके उपचार की व्यवस्था, ये भी राज्य सरकार को करना पड़ा था। स्वयंसेवी संगठनों ने इसमें योगदान दिया, विभिन्न दलों के लोगों ने भी अपने स्तर पर उसमें योगदान दिया, तमाम सामाजिक संगठनों ने भी उसमें, व्यापारिक संगठनों ने भी उसमें योगदान दिया। और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आया होगा त्रासदी थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आया वह भूखा नहीं रहा, प्यासा नहीं रहा, उसको भोजन भी मिला, उसको पानी भी मिला और जनता उसकी सेवा के लिए लगी रही। और देश के अंदर कहीं आप जाइए, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा था जिस राज्य में कोई भी जाके कहीं का भी था, उसको उसकी जाति नहीं पूछी गई, उसकी पाति नहीं पूछी गई, उसको हम लोगों ने
किसी भी रूप में कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया, अपमान नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मन बना करके काम किया कि कोई भी आया तो उसको हम लोगों ने उसी रूप में बहुत सम्मानजनक ढंग से उसके लिए सुविधा दी, उसके लिए दी, क्योंकि हमने जाति नहीं देखी किसी की, परिवार नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। क्योंकि अटल जी ने हमें एक संस्कार दिया था, उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। आदमी के रूप में, और उसको पूरी सेवा यहां मिली। अहमद हसन जी तो पुराने पुलिस के अधिकारी रहे, पता नहीं पुलिस के संस्कार आपने कब छोड़ दिए। वैसे अच्छे अधिकारी के रूप में थे। अगर आप आज के दिन पे होते तो सबसे पहले आपका डंडा समाजवादी पार्टी के लोगों पे ही पड़ता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अलग विषय है कि गलत दल में बैठ गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा जरूर जागृत होती होगी, बोलती होगी, कभी कभी आपको कचोड़ती होगी कि कहां बैठ गया इस उम्र में। अब नहीं, मैं सही जगह पे हूं और बिल्कुल सही, पुलिस तब भी सही था, अब भी सही है। लेकिन ये आपने देखा होगा, उस पर भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए। मैं कल आपकी पगड़ी देख रहा था, कुछ और थी, आज आप भी अपना रंग बदल दिया। अरे कम से कम बगल में सरदार जी थे, उनसे कुछ सीखे होते। हरियाली में भी आऊंगा मैंने। और 40 लाख लोगों को, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना शुरू किया, राशन देना शुरू किया। ठेला, खोंचा, रेहड़ी, कूली, पल्लेदार, मजदूर, सभी लोगों को देना शुरू किया। प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, हमने कहा ये सब भी हमारे लोग हैं, हमें इनकी ऊर्जा की आवश्यकता है। हमने उनको भी अपनाया, उनको भी भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाया, राशन किट उपलब्ध करवाए, राशन कार्ड उपलब्ध करवाए, राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त की कि 2 महीने के बाद इनको राशन मिलेगा। कहा गया नहीं, जिस दिन राशन कार्ड मिलेगा उसी दिन से इनको राशन भी उपलब्ध कराना शुरू कर दो। फ्री में 2-2 महीने में 2-2 बार राशन उपलब्ध करवाया गया। अंत्योदय का राशन और पात्र गृहस्थी की राशन कार्ड, दोनों में हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा और पूरे देश को जोड़ा। उत्तर प्रदेश का कामगार देश के अंदर कहीं भी होगा, उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड उसके पास है तो वह कहीं भी देश के अंदर राशन ले सकता है। ये सुविधा हर मजदूर और हर नागरिक को उपलब्ध हो चुकी है। और ये नेशनल पोर्टेबिलिटी का एक व्यवस्था अपनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे प्रथम लक्ष्य हमने शुरू किया। गरीब कल्याण पैकेज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक हर गरीब को मुफ्त में राशन अलग से उपलब्ध कराया गया। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों से जोड़ करके उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य कराया, जिससे वे फिर से आगे बढ़ सके, लॉकडाउन की अवधि में उनकी भरपाई हो सके और वे कार्य के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ सके। 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य उस दौरान सरकार के द्वारा किया गया और एक निरंतर आज भी चल रहा है। ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और उसी में हमारे कुछ मित्र यहां पे कहते हैं कि पीपी किट के बारे में इसी सदन में परसों में था तो उस दिन इस बात को उठाने का प्रयास हो रहा था कि पीपी किट घटिया थे या क्वालिटी खराब थी। महोदय, पीपी किट
ज्यादातर हमें भारत सरकार की संस्था HLL द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई गई थी, वो खरीदी नहीं गई थी। दूसरा, जैसे जैसे संक्रमण की दर बढ़ती गई तो स्वाभाविक रूप से डिमांड भी बढ़ती गई पीपीई किट की। हेल्थ वर्कर्स के लिए हमने तो सफाई कर्मियों तक के लिए उपलब्ध करवाई थी, हर एक स्तर पर पीपीई किट की आवश्यकता थी। तो पीपीई किट, घटिया स्तर की पीपीई किट की आपूर्ति न हो और कोई भी इसको न करे, इसके लिए भारत सरकार की मदद से ही हम लोगों ने यहां पर भी एक समिति गठित की थी और वह टीम थी जिसके माध्यम से हम लोग इस कार्य को यहां पर संपन्न कर रहे थे, जो जांच कर रही थी, जिसके माध्यम से सारी चीजें हो रही थी। और इसमें चाहे वह पीपीई किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर जितने भी पल्स ऑक्सीमीटर हो या सभी अन्य उपकरणों की भी जांच की प्रक्रिया को हम लोग कर रहे थे। और इसमें जांच के लिए हम लोगों ने कमेटी स्टेट की तरफ से अपनी बनाई थी, SCPGI की, IIT कानपुर की, KGMU की एक टीम में काम कर रही थी। लेकिन साथ साथ भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो प्रयोगशालाएं थी, जिसमें स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर और मुरादनगर, नेट्रा गाजियाबाद एवं सिट्रा कोयम्बटूर से इनकी निरंतर जांच कराई जाती थी और जो स्मारक में खरे उतरते थे उन्हीं को ही उपयोग में किया जाता था। दूसरा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी भी सामान की कमी न पड़े। शुरुआत में आपने देखा होगा, लॉकडाउन जैसे समाप्त हुआ था उस दौरान तक संक्रमण के पेशेंट बहुत कम थे, लेकिन लॉकडाउन जैसे खुला, जनजीवन जैसे सामान्य की तरफ गया, संक्रमण बढ़ता गया, तेजी के साथ बढ़ता गया। और हम लोगों के लिए तो हमला, सरकार ने अपने 2 मंत्री खोए हैं, इस सदन ने अपने एक वरिष्ठ सदस्य को खोया है। संक्रमण बढ़ता गया तो लॉजिस्टिक की भी आवश्यकता उसी प्रकार से पड़ती गई। पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये मांग बढ़ती गई। सैनिटाइजर, शुरू में सैनिटाइजर आपने देखा होगा, मार्च में, मध्य मार्च तक 500 रुपए में 100 ग्राम सैनिटाइजर मिल रहा था। और बाद में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कहा गया कि भाई अब चीनी कम, अब इससे सैनिटाइजर बनाने का कार्य थोड़ा करिए। डिस्टिलरीज को इसके बारे में लगाया गया और यही उत्तर प्रदेश है जिसने उत्तर प्रदेश के सैनिटाइजर की आपूर्ति को तो पूरा किया ही, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 27 राज्यों को सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराने का कार्य किया। महोदय, पीपीई किट की आज कोई कमी नहीं। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में इतनी यूनिट यहां यूपी में MSME की लगाई, बैंकों से जोड़ा, उन्हें बैंकों से लोन उपलब्ध कराया और क्वालिटी के साथ पीपीई किट जो कभी 5,000 रुपए में आ रहा था, वही पीपीई किट अंततः इतना ज्यादा प्रोडक्शन, हमें हमेशा मार्केट के उस नियम को देखना होगा जिसमें डिमांड एंड सप्लाई पे व्यवस्था चलती है। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो माल सस्ता होगा। और यही स्थिति थी। शुरू में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो पीपीई किट 5,000 तक था। और वही पीपीई किट जब हम लोगों ने प्रदेश की अपनी MSME यूनिट में उसका प्रोडक्शन प्रारंभ किया, वही पीपीई किट 200 रुपए में, 250 रुपए में, 300 रुपए में, 500 रुपए के अंदर वही पीपीई किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध होने लग गया। और हम लोगों ने यहां से बाहर भी पीपीई किट भेजना प्रारंभ किया, उसकी कोई कमी नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर या अन्य इस प्रकार के जितने भी उपकरण थे, उसके बारे में अलग अलग टिप्पणी की गई। एक बार एक जनपद में हमारे एक माननीय सदस्य ने भी मुझे पत्र लिखा, मैंने जांच कमेटी बनाई और मैंने पल्स ऑक्सीमीटर के रेट मंगवाए। 1100 से लेकर के 1.5 लाख तक उसके रेट मुझे मिले। क्वालिटी अलग अलग थी। जैसे आपका स्मार्टफोन है, 2,000 रुपए का भी स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा और 2 लाख का भी स्मार्टफोन मिल जाएगा। यह आप पे निर्भर करता है कि कौन से ब्रांड की और कौन सी क्वालिटी की सामान को आप लेना चाहते हैं। ऐसे ही इसमें भी था। आरोप लगाने वाला एक सदस्य बाहर का भी था।
जब जिस राज्य में उनकी सरकार है उनके राज्य का हमने डिट्टो मंगाया है, तो जो पल्स ऑक्सीमीटर हम 1100 और 1500 रुपए में खरीदते थे, उसी को उन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा था, 60,000 रुपए में खरीदा था। उनसे बताया गया कि देखो अपने राज्यों को तो देखो, ये आईना देखो थोड़ा। उसके बाद से उन्होंने मुद्दा उठाना ही छोड़ दिया। महोदय, पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार ने कोरोना प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम है राज्य में 24 करोड़ की आबादी प्रदेश की है और 24 करोड़ की, देखिए ये उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को इस पे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए हमारे कोरोना प्रबंधन पे। आप स्वीकार करें न करें, अंतःकरण से स्वीकार करते होंगे सभी लोग कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की और उसके बारे में मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। मौत एक भी है, वह कष्टदायी है, लेकिन आपको मैं कुछ डाटा उपलब्ध करा रहा हूं। आज तक का है, कल सायंकाल तक का है, उत्तर प्रदेश का आज तक का है। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। हमारे यहां कोविड के संक्रमित कुल हुए 6,03,232। रिकवरी जो हो चुकी है, जो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, इनमें 5,92,327। कुल मौत हुई 8,723। ये उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली की कुल आबादी है 1,87,00,000। दिल्ली में संक्रमित हुए 6,38,373। रिकवरी 6,26,000 और मृत्यु 10,905। महाराष्ट्र जनसंख्या है 12,31,00,000। कोविड संक्रमित 21,21,000 से ज्यादा है। रिकवरी 20,08,000 और मृत्यु ही है 51,937। अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। जनसंख्या है 33 करोड़। कोविड संक्रमित हुए हैं 2,89,74,600। रिकवरी 1,93,40,300 और मृत्यु ही है 5,18,300 से ज्यादा। ब्राजील उत्तर प्रदेश की समकक्ष आबादी है 21 करोड़ 25 लाख की आबादी है ब्राजील की। संक्रमित हुए 1,03,26,000। रिकवरी हुई है 92,81,000 और मौत हुई है 2,50,000। ये है आपके सामने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है। इस सब के बावजूद भी अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं और अपने कोरोना वॉरियर्स के प्रति, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है। ये समय है जब हम एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ चल रहे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के तो हर नागरिक को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हमारा हर नागरिक सुरक्षित है। आज भी हम लोगों के यहां बहुत अच्छे ढंग से इसको हम लोगों ने नियंत्रित किया है। कल 2 जगह मामले आए थे, एक लखनऊ के लामार्ट में और एक प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल
एवं YMCA स्कूल, ये हमारे फोकस जो टेस्टिंग का वो है उसका परिणाम है कि हम एक एक जगह ढूंढ रहे हैं, और इसमें छात्रों का नहीं, इन संस्थाओं के कर्मचारियों में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हर एक स्तर पर हम लोग जांच करा रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख जांच प्रतिदिन सरकार की चल रही है, लगातार चल रही है, सारी जांच फ्री में चल रही है। और आज तो हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने कल, केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात को भी घोषित किया है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को मार्च प्रथम सप्ताह से वैक्सीन लगने प्रारंभ हो जाएंगे। 15 मार्च के आसपास मार्केट में भी एक टीका आ सकते हैं। जो लोग मार्केट से खरीद के लगाना चाहेंगे उनके लिए भी एक गाइडलाइन, सारी चीजें तैयार हो रही हैं, और एक व्यवस्थित रूप में सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। नहीं, कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश अब तक देश के अंदर सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। आगे भी हम इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे अधिक टेस्ट हम लेकर आए, सबसे अधिक बेड्स भी हमने उपलब्ध करवाए, सबसे अधिक टीकाकरण के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर वासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम लोगों को इन कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ने पर मुझे लगता है आनंद की अनुभूति भी करनी चाहिए और गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा रहा है, इसलिए सफलता मिली। ये टीम वर्क का परिणाम है। हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति इसके साथ जुड़ा तो सफलता प्राप्त हुई। तो सफलता का श्रेय भी राज्य के साथ लेकर के हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोविड कालखंड के दौरान हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण भी थे। हम लोग बार बार कहते थे, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हो गया। भगवान राम का भव्य मंदिर 592 वर्षों की भारत की जो आस्था थी, देश और दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति भारत को उस रूप में देखना चाहता था, वह इस बात का इंतजार कर रहा था कब ये दिन आएगा। कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, पूज्य संतों की उपस्थिति में हो, और वह कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा। हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। भारत के लोकतंत्र की विजय है। भारत के न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने देखा है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में फैसला होगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर व्यक्ति ने देखा कि न्यायपालिका ने एक बार फैसला सुनाया और फैसला अमिट रूप से आगे बढ़ गया। कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है और सर्वत्र शांति है, सुरक्षा है, सौहार्द है। इस बार तो गणतंत्र दिवस की देश की परेड में अयोध्या की जो झांकी थी प्रदेश सरकार ने भेजी थी, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। दुनिया ने उसको देखा और अयोध्या से सिलसिला प्रारंभ हुआ देव दीपावली के दिन काशी में। काशी के बाद ये कार्यक्रम अब माघ मेले के रूप में देखने को मिल रहा है। माघ मेला में आप जाइए ना, कितनी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन भी हैं, संत जन भी हैं। और माघ मेला के साथ ही हम लोग वृंदावन के वैष्णव बैठक, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ वहां पे संपन्न करते हैं। कोविड के इस दौरान ही हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की साहिबजादों के बलिदान दिवस के कार्यक्रम को भी मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो देश के लिए लड़े थे,
उनका बलिदान देश के लिए था, मातृभूमि के लिए था। धर्म के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, मातृभूमि के लिए लड़े थे। क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करते हुए आने वाली पीढ़ी और अपनी युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। राज्य सरकार ने तय किया है, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आजादी की लड़ाई में कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में था, कहीं मंगल पांडे के नेतृत्व में था, कहीं शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में था। पूरा देश 1857 में एकजुट होकर के विदेशी हुकूमत के जड़ों को उखाड़ने के लिए एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हुआ। आजादी के उन बंधुओं को कौन स्मरण करेगा? क्या ये हमारा दायित्व नहीं? और इसीलिए सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को पूरी भव्यता के साथ मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और चौरी चौरा के साथ हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई। हर जो भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होंगे, जो भी दिवस होगा, काकोरी की जो घटना जब घटित हुई है उस दिन वहां पर के अलावा हर जगह इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मुख्य महोत्सव यहां पर होगा। चौरी चौरा की घटना जिस दिन हुई थी, मुख्य महोत्सव वहां, शेष अन्य जगह भी कार्यक्रम होंगे। हर एक स्तर पर हर शहीद स्मारक को देश की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए अपने जवानों के प्रति भी उनके स्मारकों में जाकर के पुष्पांजलि किया जा सके, इस कार्यक्रम को भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा गया है, हर उस अवसर पर पुलिस बैंड जाकर के वहां पे राष्ट्रगीत का धुन बजा करके अपने देश के आजादी के उन बंदों को और भारत माता के उन अमर सपूतों को पुलिस बैंड के माध्यम से अपनी सलामी दें, उन्हें सम्मान दें। देश की आजादी के लिए मिलिट्री, पैरामिलिट्री के या उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारा जवान अगर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहीद होता है तो उस परिवार को मिलने वाली जो शासन की सहायता है, इसके अतिरिक्त भी 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर अलग देती है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था देती है, उनके स्मारक को बनाने के लिए भी व्यवस्था देती है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जब उस प्रकार की फुर्सत हो और उस प्रकार की सोच हो तो लोग करते नहीं किया। हमारा दायित्व था, हमने कर दिया, हम कर रहे हैं और आगे भी जब भी अवसर आएगा मातृभूमि के उन सभी जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी और सरकार इसको निरंतर आगे बढ़ाएगी और ये कार्य हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। महोदय, इस समय कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे चल रहे हैं और सरकार इन कार्यक्रमों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहती है। महोदय, प्रदेश के अंदर किसानों की चर्चा हो रही थी। यहाँ पे मैं देख रहा था, पता नहीं लोग किसान कैसे किसान हैं। जब इनकी सरकार थी तो किसान सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था। एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अब परिवार की पार्टी थी, परिवार तक ही सीमित होती भी गई और तो हर व्यक्ति जान ही रहा है 22 में क्या होना है। लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है, उपचुनाव ने भी बता दिया है। उसकी चिंता नहीं करनी, उसकी चिंता मत करिए। 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं, उसकी भी चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर किसान 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 की बात जितनी कैसे लोग कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। और अन्नदाता किसानों के बारे में तो सरकार के मन में काफी
सम्मान का भाव है, हम लोगों ने इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों का यह मानना है किसान हमारा अन्नदाता है, उसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। और अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, कांग्रेस भी। अरे मेरी बात सुनो ना, लाठर जी बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए लाठर जी। बैठिए लाठर जी। 1000 रुपए में धान बिक रहा है। अरे मेरी बात बैठिए, सुनो पहले, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई लाठर जी बैठ जाइए। एक अपने घर की चीज को यहां पे मत उतारिए, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहां पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता आपका नाम बैठ जाइए। यथा नाम तथा काम करिए भी नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? उत्तम के साथ काम करिए। बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये इसीलिए मैंने कहा ना भाषा नहीं है भाई, आप ये इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा बैठिए, सुन लीजिए। ये सदन है, ये सदन है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठिए, लाठर जी बैठिए। देखिए, ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए। बैठिए बैठिए लाठर जी बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप, और इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता हूं भाषा नहीं गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं, और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए, आप बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। बैठिए अपने स्थान। आसमान में ना रोका टोकी मत करिए, लाठर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। यह आचरण अच्छा नहीं है, यह अच्छा आचरण नहीं है। सभापति जी नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए आप पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं, फिर आप नहीं, बैठ जाइए। अरे भाई तो सुनिए ना। हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, सदन शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, तब सुनाई देगा। नहीं नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते, टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। के लिए आए हैं आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप मैं जानता हूं, बैठ जाइए। ये मत समझाइए, ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं,
देखिए, उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ना, शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए महोदय। मैंने कहा, हमने भी नहीं, हम भी उस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो ये सभापति जी, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि नाम तो उत्तम है और काम जो है दोसाई कर रहे हैं, और तो मैं इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है। उत्तम जी बैठिए। आप योगी हैं, भाषा ही आपको सबको मालूम है, वो सबको मालूम है। हम इस बात नहीं है ना, पूरा प्रदेश जानता है। मान आप उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। भदौरिया जी अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। अपना स्थान ग्रहण करिए और सुनिए। एक एक करके आप लोग बार बार व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। नहीं, आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। भदौरिया जी आप बैठ जाइए। नहीं कहना है कोई बात, आप बैठ जाइए। अब ये तो अंत भदौरिया जी बैठ जाइए। अंतिम सिलसिला है, एक बार सुन लीजिए, फिर अंत में बोलिए अपनी बात। अपनी नहीं, आप बैठ जाइए। सभापति जी, देखिए 2014-15 में गेहूं के बारे में नेता विरोधी दल थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए किसानों के बारे में आप लोगों के भाव क्या रहे हैं और क्या करते थे, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोक्यूरमेंट कितना हुआ है? 6,28,000 मीट्रिक टन। तब पार्टी, कौन पार्टी सत्ता में थी? समाजवादी पार्टी थी। किसान लाभान्वित हुए 1,42,597। 15-16 में समर्थन मूल्य 1450। इस राज्य सरकार समर्थन मूल्य नहीं तय करती, ये भारत सरकार तय करती है। तय हुआ, क्रय हुआ 22,67,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित थे 4,03,141। 16-17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, क्रय किया गया 7,97,000 मीट्रिक टन। लाभान्वित किसान थे 1,66,069। ये 3 वर्षों के आपके शासनकाल के आंकड़े में उपलब्ध कराया हूं। 17-18 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मार्च 17 में हमारी सरकार आई थी। अरे केंद्र में हम थे, एमएसपी हमारा काम था। राज्य के अंदर प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। उत्तम जी, आप कैसे किसान हैं? ये तो इसलिए तो आपके किसान होने में मुझे संदेह हो रहा है। हम लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। बैठिए। और हम कह रहे हैं ना, एमएसपी 14 में, अरे भाई उत्तम जी सुनिए पहले। चलिए ठीक है। 26 मई, विषयांतर मत करिए। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गेहूं का प्रोक्यूरमेंट शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब मुझे तो आपके उस पर भी अफसोस होता है कि आप जो है कम से कम इतना सामान्य ज्ञान की जानकारी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई अंत में आई थी, तब तक लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे। एमएसपी उस समय 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी उससे पहले घोषित हुई होगी। फिर वही बात कर रहे हैं, अब उसी पे तो आ रहा हूं मैं। आप मेरे ही मुद्दे पर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं इसी पे। सुन लीजिए, वही कहने जा रहे हैं। 17-18 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार आ गई। आपने 16-17 में प्रोक्यूर किया था 7,97,000 मीट्रिक टन और 17-18 में बीजेपी की सरकार मार्च यानी 19 मार्च को मैंने शपथ लिया था।
और 19 मार्च को शपथ लेने के बाद 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट हमने प्रारंभ किया था और गेहूं का हमने क्रय किया किसानों से 36,99,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,67,380। आपके समय में कितना होती किसान लाभान्वित होते थे? 1,66,069। 18-19 समर्थन मूल्य 1735 प्रति क्विंटल हमने प्रोक्यूर किया, यानी किसानों से खरीदा 52,92,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित पे 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य 1,840 रुपये। प्रोक्यूर किया गया 37,04,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 7,53,411। 20-21 यानी जब कोविड था, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट के लिए सेंटर खुलने थे, समय लगा, हमने 15 दिन उसको आगे बढ़ाया। 15 अप्रैल से हमारे सेंटर खुल गए थे लॉकडाउन के दौरान, और उस सब के बावजूद हम लोगों ने 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया। 6,63,810 किसान इससे लाभान्वित हुआ। अब कौन किसान विरोधी है, कौन किसान हितैषी है? अरे भाई खरीदा ना, कहीं से तो खरीदा। शांत रहिए, शांत रहिए, टोका टाकी मत करिए। आपको बैठ जाइए, मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं, बैठ जाइए, कुछ सुन तो लें, बैठ जाइए, पहले सुन तो लीजिए। बैठ जाइए। मुझे एक बात बताइए, अरे सेब, बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? ना, उत्तर प्रदेश में सेब पैदा होता है क्या? क्या आपकी ये क्या इस सफाई का वो है क्या? चाहेगा खड़ा होगा, जो चाहेगा टोका टाकी करेगा। बैठिए, मैं आ रहा हूं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, मैं आपके देखिए, आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए बस। महोदय, मैं आता हूं धान पे। देखिए, धान 14-15 में धान का समर्थन मूल्य था 1,360 रुपये प्रति क्विंटल। क्रय किया गया था 18,18,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित हुए 1,96,044। 15-16 में समर्थन मूल्य 1,410 रुपये प्रति क्विंटल। जो प्रोक्यूर हुआ था उसमें 43,43,000 मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित थे 4,35,000। 16-17 समर्थन मूल्य 1,470 रुपये। प्रोक्यूर किया गया 35,14,000 मीट्रिक टन। किसान लाभान्वित थे 4,35,000। 17-18 ये हमारी सरकार आ चुकी थी। 1,550 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। 42,90,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूर किया गया किसानों से और 4,92,900 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। और महोदय, इसी प्रकार से फिर 18-19 में 1,750 रुपये समर्थन मूल्य हुआ, यानी एमएसपी। 48,25,000 मीट्रिक टन प्रोक्यूर किया गया और 6,84,000 किसान इससे सीधे लाभान्वित हुआ। 19-20 में 1,815 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। 56,57,000 मीट्रिक टन धान का प्रोक्यूरमेंट किया गया। 7,06,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुआ। और महोदय, 20-21 में चल रहा है, 28 फरवरी तक हमारे प्रोक्यूरमेंट सेंटर चलेंगे। 1,868 रुपये प्रति क्विंटल किसान को दाम दिया जा रहा है। 65,00,000
89,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया और 12,78,900 से अधिक किसानों का अब तक इससे जोड़ करके इसका लाभ लिया गया है। हम तो किसानों की संख्या भी बोल रहे हैं, ये सारी चीजें दिया जा रहा है। महोदय, ये तो किसानों के बारे में है और किसानों को हम लोग मैं अरे आ रहा हूं उसमें, सुन तो लीजिए ना, वही आ रहा हूं मैंने क्या कहा। मैं आ रहा हूं वही, अरे सुन तो लो, धैर्य से सुन लो ना एक बार, सुन ले। अरे अब मैं आ रहा हूं उस पर भी, आप सभी आशंकाओं को दूर करो। बैठ जाइए, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, मुझे एक बार बोलने दीजिए ना। अरे मुझे एक बार सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं उसी पे, आ रहा हूं। देखिए, आपकी कोई आशंका मैं रहने नहीं दूंगा। अब मैं कह रहा हूं भाई, देखो मैं तो परसों सुनने के लिए ही आया था, सुनने के कारण महोदय मक्का की हमारी सरकार के समय सरकारी खरीद प्रारंभ हुई, इससे पहले नहीं हुई। 18-19 में हमने 5,116 मीट्रिक टन मकई की खरीद की। अरे बैठिए भाई, खरीद कर पंजाब में महंगे दाम पर बिका, क्या आप उसकी पड़ताल करा लेंगे? अरे बात तो सुन लीजिए पहले। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, हमारे भी उस पर भी आएंगे, चिंता मत करें। हम इसी बात पे आ रहे हैं। आपकी जो आशंका है, मैं आपकी भी आशंका में भी आऊंगा, चिंता मत करिए। हमारे पास भी एक सरदार है, वो भी किसान है। वो शिक्षक भी हैं और ये शिक्षक है ना, वो शिक्षक है और किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं। हमारे यहाँ किसान और शिक्षक में बहुत अंतर नहीं है। तो शिक्षक एमएलसी मैं आप जी देखिए, आप किसान तो नहीं लगते, आप पहलवान जरूर लगते हैं। महोदय, मकई 2021 में अभी इसी सत्र में 1850 रुपये प्रति क्विंटल मकई का दाम दिया गया किसानों को, और जिसमें 1,06,412 मीट्रिक टन सीधे किसानों से खरीदा गया और 24,859 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के अंदर ये मकई का है, ये वही मकई है। आज मार्केट में आप जाएंगे, दाम अच्छा मिलेगा क्योंकि क्रय केंद्र हमने प्रारंभ किए, नहीं तो 1100 रुपये से अधिक मकई का दाम किसान को नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने 18-19 में 1700 रुपये, 19-20 में 1760 रुपये, 20-21 में 1850 रुपये मकई का समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को इससे जोड़ा और आज मार्केट में उसका दाम बढ़ा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया। दलहन और तिलहन में 17-18 में 21,341.86 मीट्रिक टन का हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया। 18-19 में 57,108, 19-20 में 905, 20-21 में 38,162 मीट्रिक टन दलहन का प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने किसानों से किया। ऐसे तिलहन का भी किया गया। जहां तक सवाल है गन्ने का, देखिए गन्ने के क्षेत्र में पिछली सरकारें तो चीनी मिलें बेच रही थी और हमारी सरकार के समय में अगर आप गन्ने का देखेंगे, एक मिल का नाम बता दो तो हमारी सरकार ने बेची थी, एक का। मैं आ रहा हूं, एक नहीं, एक मिल का नाम बता दो, आपकी जय बोलूंगा। ठीक है, बैठ जाइए, सुन लीजिए।
आप बैठ जाइए। बैठे पिछली सरकारों ने, मैंने कहा तो पिछली सरकार में जो भी थे पिछली सरकारों ने बेची है और एक भी नई चीनी मिल को चलाने की व्यवस्था नहीं की। देखिए सर्वाधिक बैठ जाइए, क्योंकि गलत हाथ लग गया था तो चीनी मिल ऐसा है कि किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया देने के लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है। महोदय 14-15 में 1389 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। 16-17 में 1486.57 लाख मीट्रिक टन। 17-18 में तब तक हमारी सरकार आ चुकी थी, ये बढ़कर के 1820 हुआ और जब हम 20-21 में इस सत्र में चल रहे हैं, इस समय 2203 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन प्रदेश में हुआ है और इस पर हम लोग मजबूती के साथ इस समय गन्ना मूल्य का भुगतान की दिशा में जो कार्रवाई हो रही है, अब तक 1,24,000 मीट्रिक टन का 1,24,000 गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किसानों को किया है। रिकॉर्ड अरे नोट कर दीजिए, पहले इसको थोड़ा नोट भी करते रहिए। आप इसको मानते हैं ना? लाठर जी बार बार खड़े होते हैं। लाठर जी बैठिए। महोदय अगर मैं अगर मैं पिछले सरकारों के उस पे आऊं तो 7 से 12 के बीच में 5 साल में कुल 52,131 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और इस समय 3.5 वर्ष के दौरान कितना हुआ? 1,24,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का अब तक संपन्न किया जा चुका है। जिन चीनी में 2-3 ग्रुप हैं जिन पे गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, लेकिन वे चीनी बेगर सरकार की अनुमति के बेच नहीं सकते। अरे बैठिए लाठर जी। लाठर जी हर बात पर खड़े होते हैं। नेता विरोधी दल रोकिए अपने सदस्यों को। खड़े हो गए। अरे मैं तो आप ही के उसमें आ रहा हूं महोदय। बैठो भैया, यहाँ बैठिए बैठिए। मतलब आप बोले बाकी लोग ना बोले। नहीं, बार बार खड़े होने के लिए लाठर जी को मना करिए। फिर खड़े हो गए। ये तो आजमगढ़ का कर लेंगे। आजमगढ़ में तो हमने बहुत कुछ दे दिया है। आप गन्ना किसान तो लगते ही नहीं है। महोदय यहाँ पर जो अन्नदाता किसानों को गुमराह करके उनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए, उन कानून के बारे में जिस तरीके से कुछ लोगों को गुमराह करके और भड़काने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, आश्चर्य होता है। लाठर जी आप मानेंगे नहीं। बहुत आश्चर्यजनक है और अफसोसजनक है। ये महोदय केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अधिनियम बनाए गए, देखिए प्रधानमंत्री जी ने पहले भी इस बारे में कहा कि मैंने कल विधानसभा में भी इस बात का उल्लेख किया था और खासतौर पर इस बारे में कहा था
कि जो 3 कानून बनाए गए उसमें मुख्य रूप से एक कानून जो है, एक अधिनियम है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। बहुत सामान्य सा नियम है। मुझे लगता है कि मुझे बलिया के ही एक माननीय सदस्य ने इस बारे में बताया और मैंने कल विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी से ही पूछा। उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है और वो खेती होती है विधानसभा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही विधानसभा क्षेत्र में। सहतवार एक कस्बा है, वहां पे कई दशकों से एक राम रतन का गाजर का हलवा, एक बहुत अत्यंत यानी बहुत प्रसिद्ध उसका हलवा बनता है वहां पे। काला, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। बलिया के लोगों को मालूम है। एक दिन जेटली जी को भी थोड़ा खिला देना है? खिलाते हैं, एक बार सदन को भी खिलवा देना है? फिर बोले अरे तो मैं देखिए, सुन तो लीजिए ना ये। अच्छा एक बार सुन तो लीजिए। थोड़ा सुनने की आदत डालेंगे तो उससे लाभ ही प्राप्त करेंगे, लोगों को बता पाएंगे। कल कोई पूछेगा आपसे कि ये कानून क्या है तो आप बोलेंगे क्या उस पर? थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अलग विषय, आप अपने तरीके से उसकी विवेचना करें, हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं दूसरी जगह को उदाहरण नहीं दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम गोविंद चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है ना, उत्तर प्रदेश का, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। राम रतन का गाजर का हलवा, जनपद बलिया। महोदय, यह दशकों से वहां के किसानों से अनुबंध करते हैं कि वे गाजर का उत्पादन करेंगे और गाजर लगाते समय ही अनुबंध हो जाता है और फिर उसको वे खरीदते हैं और उनका वह हलवा देश और दुनिया में इतना विख्यात है, एक ब्रांड बना हुआ है वो बलिया का है। और मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्य पप्पू सिंह जी थोड़ा एक बार सभी माननीय सदस्यों को थोड़ा खिला दिया करें ये सब चीजें। ये चीजें होनी चाहिए और जेटली जी को तो जरूर खिलाएं, इनको तो वहीं ले जाके खिलाइएगा, क्योंकि यहां पे स्वाभाविक रूप से आप लेके आएंगे तो उतना लेके आएंगे कि पता नहीं उनके लिए पूरा होता है कि नहीं होता, लेकिन जरूर लेके आएगा। और मैं देख रहा हूं कि हमारे से वर्चुअली शत्रुद्र प्रकाश जी भी जुड़े हैं काशी से। वे जल्दी स्वस्थ हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लखनऊ से ही है लेकिन जल्दी स्वस्थ हो। नहीं, काशी से हैं, वो काशी के निवासी हैं। और देखिए कितने जागरूक सदस्य हैं। देखिए कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष का नहीं, जो भी अच्छा काम करे उसको करना चाहिए। चंदौली के अंदर एक ब्लैक राइस का उत्पादन वहां के किसानों ने प्रारंभ किया। ये मुश्किल से 2 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुआ है सब। नहीं, काला नमक अलग है। काला नमक चावल का जो होता है, चावल तो सफेद होता है, उसका बाहरी कवर काला होता है, इसलिए उसका नाम काला नमक है। सिद्धार्थनगर से मुख्य रूप से ध्रुव त्रिपाठी जी का जो क्षेत्र है तराई बेल्ट में होता है, वहां से महाराजगंज में, फिर गोरखपुर आसपास के क्षेत्रों में होता है। लेकिन ये ब्लैक, इसका जो चावल होता है काला होता है। और देखिए जो काला नमक चावल है जिसके बारे में उत्तम जी बोल रहे हैं, ये दुनिया के अंदर सबसे